अस्सलामुअलैकुम। मैं शाहबाज खान आपका फिर से एक बार खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूँ एमजी कोचिंग एकेडमी, जवाहर नगर पुलिस लाइन के सामने, सवाई माधोपुर। जैसे कि दोस्तों आपको मालूम है कि हम फर्स्ट ग्रेड की यूट्यूब पर वीडियो सीरीज ला रहे हैं आपके लिए, और आप लोग उसे काफ़ी बेहतरीन रेस्पॉन्स भी दे रहे हैं। तो इसी सीरीज में मैं आपको धीरे धीरे अपने जो पैटर्न था, हमने बताया था किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, कि 12th क्लास के जितने भी अफसाने हैं उन अफसानों को धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ और पढ़ेंगे। हमारा पेड कोर्स भी अवेलेबल है, एमजी एकेडमी पर पेड कोर्स अवेलेबल है जिसे आप परचेज कर सकते हैं, जिसकी कुल फीस 5,000 रुपये है और जिसपे अभी छूट चल रही है 10% की। तो चलिए फिर हम आज अपना नया टॉपिक, नया अफसाना, नई बातें लेके शुरू करते हैं खुदा के नाम से। तो आज हमारा अफसाना है, आज हमारा नया टॉपिक है, नया अफसाना है। जैसे कि कल लास्ट क्लास में बताया गया था, हमें क्या पढ़ेंगे आज हम? अफसाना, अफसाना सुकून की नींद। अफसाना सुकून की नींद। किसने लिखा? किसने लिखा? इकबाल मजीद ने। किसने लिखा? इकबाल मजीद ने। इकबाल मजीद ने, ठीक है। अफसाना सुकून की नींद किसका है? किसने, कौन है इसके मुसन्निफ? इकबाल मजीद। तो एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि अफसाना आपसे पूछ लेगा, अफसाना सुकून की नींद के मुसन्निफ कौन है? इकबाल मजीद। या फिर पूछ लेगा इकबाल मजीद का मंदरजा झेल में से कौन सा अफसाना है, ठीक है। तो वो आंसर क्या हो जाएगा? सुकून की नींद। या तो सुकून की नींद से पूछेगा इकबाल मजीद का, या इकबाल मजीद से पूछेगा सुकून की नींद। अब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले मुसन्निफ के सवाने हयात पढ़ेंगे, उसके बाद हम अफसाना सुकून की नींद का खुलासा पढ़ेंगे, और उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, इकबाल मजीद के बारे में जानते हैं। इकबाल मजीद, ठीक है। तो देखें, राइटर को, किसी भी राइटर को हम कैसे पढ़ेंगे? किसी भी राइटर को पढ़ने का हमारा तरीका इस तरीके का होगा। देखिए, पहला पॉइंट जो बनेगा वो बनेगा तारुफ, मुसन्निफ या जो भी शायर आएगा उसका तारुफ। तारुफ में क्या क्या पढ़ेंगे हम? तारुफ में हम पढ़ेंगे वलादत या विलादत, मुसन्निफ या शायर कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, वफात, उसके वालिदैन अगर दे रखे हैं तो वालिदैन, वालिदैन,
और अगर उसके उस्ताद भी दे रखे हैं तो उस्ताद। ये 4 पॉइंट रहेंगे किसमें, तारुफ में। ठीक है, दूसरा पॉइंट, तारुफ के बाद तालीम। मुसन्निफ ने कहाँ तालीम हासिल की, कहाँ नहीं की, तालीम याफ्ता था तो उसके बारे में लिख लेंगे, वरना कहीं नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट बनेगा हालात जिंदगी। हालात जिंदगी, हालात जिंदगी। ठीक है। चौथा पॉइंट बनेगा मुसन्निफ की अदबी खिदमात। मुसन्निफ की अदबी खिदमात। तो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा, बगल में एक शादी है तो वो शादी के वाले प्रोग्राम चल रहा है। अदबी खिदमात। ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। और अगर कोई विशेष बात है तो उसको लिख लेंगे हम खसूसी बात या खास बात। मुसन्निफ के बारे में कोई खास बात, एक्स्ट्रा बात है तो उसे इस तरीके से हम पढ़ेंगे। अब इकबाल मजीद के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इकबाल मजीद कब पैदा हुए? इकबाल मजीद कब पैदा हुए? 1934 में। कहाँ पैदा हुए? सीतापुर में। सीतापुर जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पैदा हुए? सीतापुर, उत्तर प्रदेश में। कब पैदा हुए? 1934 में। ठीक। वफात कब हुई? 2019 में। कहाँ पर हुई? भोपाल में। कहाँ पर हुई? भोपाल में। 2019 में भोपाल में। याद कैसे करें? यही तो मसला है, याद कैसे करें? याद अभी हो जाएगा। याद देखो, एक मिनट देखें। 1935 में आया था भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या आया? भारत शासन अधिनियम। 2020 में आई थी नवीन शिक्षा नीति। 2020 में क्या आई थी? नवीन शिक्षा नीति। नवीन शिक्षा नीति। और इकबाल मजीद को देखें, इनकी है 1934 और 2019, यानी एक की कमी है। मजीद किसकी कमी है? मजीद, मजीद यानी क्या होता है? ज्यादा। मजीद एक की कमी है, नहीं तो मजा आ जाता। मजीद एक की कमी है, वरना मजा आ जाता। क्या करने में? मजा आ जाता। किस चीज में मजा आ जाता? इनकी पैदाइश और वफात याद करने में। 1934 में पैदा हुए, 1935 में भारत शासन अधिनियम आया, 2019 में वफात हुई और 2020 में नवीन शिक्षा नीति आई। यानी मजीद सिर्फ एक अंक की कमी है। अगर एक जुड़ जाए तो 35 हो जाए और एक जुड़ जाए तो 2020 हो जाए। लेकिन ये तो खुदा का ने पहले ही लिख दिया है कि कौन इंसान कब पैदा होगा, कब उसकी वफात होगी। देखो, सिर्फ हम याद करने के लिए ही ट्रिक बना रहे हैं कि हमें याद रह जाए, वरना किसी की भावनाओं को आहत करना हमारा कोई मकसद नहीं है। बस आपको याद हो जाए, बस ये। ठीक है। तो इकबाल तारुफ हो गया, तारुफ वाला टॉपिक हो गया अपना, जिसमें अपन ने ये पढ़ लिया कि इन्होंने क्या करा। 1934 सीतापुर में तो क्या हुई? पैदाइश हुई। और भोपाल में क्या हुई? वफात हुई। ठीक है, याद हो गया। अब दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम तालीम का। तालीम। तालीम। इकबाल मजीद ने
एमए, एमए कहाँ से किया था? लखनऊ यूनिवर्सिटी से। एमए कहाँ से किया था? लखनऊ यूनिवर्सिटी से। लखनऊ यूनिवर्सिटी से। कहाँ से? लखनऊ यूनिवर्सिटी से क्या किया था? एमए किया था। कोई जरूरी नहीं है, मैंने कल भी कहा था तालीम वाला मैटर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना किसी का कहीं और मिला दोगे, बस याद रह जाए ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर सकते हैं, पूछा नहीं जाता। जिनका पूछा जाएगा मैं बता दूंगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है मुसन्निफ के हालात जिंदगी। हालात जिंदगी, मुसन्निफ की हालात जिंदगी। हालात जिंदगी तो देखेंगे इकबाल मजीद के बारे में, इनकी जिंदगी कैसे गुजरी, ठीक है। देखें, इकबाल मजीद ने इब्तिदा में, शुरुआत में, जब तालीम से फारिग होने के बाद, तालीम से फारिग होने के बाद कुछ दिन स्कूल में पढ़ाने का काम किया, पढ़ाने का काम किया, ठीक है। एक बात हो गई। दूसरी बात, इसके बाद वो ऑल इंडिया रेडियो ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हुए, यानी जुड़ गए, वाबस्ता हुए, ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हुए। उनकी क्या कहते हैं, उनकी मुलाजमत का आखिरी पड़ाव भोपाल रहा। आखिरी पड़ाव कौन सा रहा? भोपाल। भोपाल रहा, जहां वो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर, असिस्टेंट स्टेशन
डायरेक्टर के ओहदे से सबकदोश हुए। ठीक है। और यहीं भोपाल में इनका इंतकाल हुआ। अब देखो इसमें याद करने वाली क्या चीज़ है और छोड़ने वाली क्या चीज़ है। तालीम से फारिग होने के बाद कोई ज़रूरी नहीं है, बेसिक लाइन है। इसके बाद वो ऑल इंडिया किस में मुलाजमत करते थे ये पूछा जा सकता है। ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत करते थे और उनकी वफात कहाँ हुई? भोपाल में। वफात कहाँ हुई? भोपाल में। तो हालात और वफात, बाकी तो कुछ भी याद करने की चीज़ नहीं है। वैसे ही एक मुसन्निफ के बारे में पता होना चाहिए, बस याद करने का वर्णन बिल्कुल मत लेना, बस इतना सा ध्यान रखना। कहाँ पे काम करते थे? ऑल इंडिया रेडियो में। किस पद पे से रिटायर हुए? तो असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे पे से सबकदोश हुए थे। बहुत रेयर कंडीशन में पूछा जाएगा तो बस कहाँ पे इंतकाल हुआ? भोपाल। और काय में काम करते थे? ऑल इंडिया रेडियो में। ठीक है, ये तो थे इनके हालात जिंदगी। अब देखें अगली लाइन, अगली पेज से। मोस्ट लिखना विषय 3 हो गए ना, 4। इसी में लिखा देता हूं। इकबाल मजीद का ताल्लुक उस नस्ल से है जो 1955 से 60 के दरमियान परवान चढ़ी। ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इंपॉर्टेंट है। देखो इकबाल मजीद उर्दू में जदीद दौर के मशहूर अफसाना निगार हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन से दौर के हैं? जदीद दौर के। कौन से दौर के हैं? जदीद दौर के मशहूर अफसाना निगार। क्योंकि उन जदीदियत, तरक्की पसंद तहरीक के बाद जदीदियत आती है, तब जदीद दौर के मशहूर अफसाना निगार हैं। ठीक है, छठी लाइन ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो इकबाल मजीद ने अपने अफसानों में कई तजुर्बे किए थे और इन्होंने अपने अफसानों का मौजू किसको बनाया था? इंसान की दाखिली रूहानी नफ्सियाती उलझनों को। देखें इकबाल मजीद ने अपने अफसानों का मौजू इंसान के दाखिली व रूहानी नफ्सियात यानी साइकोलॉजी, रूहानी नफ्सियात
रूहानी, नफ्सियाती उलझनों को बनाया। ये क्वेश्चन आ सकता है, किस तरीके से आएगा बता रहा हूँ, एक बार हिंदी में लिख दूं। देखो, इंसान की रूहानी और दाखिली नफ्सियात यानी साइकोलॉजी, नफ्सियात यानी साइकोलॉजी को बनाया। ठीक है, क्वेश्चन कैसा आएगा? इकबाल मजीद ने अपने अफसानों का मौजू किसे बनाया? तो इंसान की रूहानी और दाखिली नफ्सियात को अपने अफसानों का मौजू बनाया। इकबाल मजीद किस दौर के अफसाना निगार हैं? तो इकबाल मजीद जदीद दौर के अफसाना निगार हैं। तो दोनों मोस्ट लगा लेना। और ये अपन के इकबाल मजीद की हालात जिंदगी खत्म होती है। फिर अगला पॉइंट क्या है हमारा? अगला पॉइंट है हमारा मुसन्निफ के अदबी कारनामे। तो लिखना चौथे नंबर का होगा शायद, देखूं एक मिनट में कौन से नंबर का। हालत चौथे नंबर का, चौथा नंबर का इकबाल मजीद के अदबी कारनामे। इकबाल मजीद के अदबी, इकबाल मजीद के अदबी कारनामे। इकबाल मजीद के अदबी कारनामे। देखो, इकबाल मजीद ने ड्रामे भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं, वो ड्रामे भी लिखे हैं, नावल भी लिखे हैं, अफसाने भी लिखे हैं। लेकिन ये किस हैसियत से जाने जाते हैं? जदीद दौर के अफसाना निगार की हैसियत से। तो इकबाल मजीद के पहले देखेंगे हम नावल, इकबाल मजीद के नावल। नावल है इनके, बहुत ही सीधा है। किसी दिन नमक, देखो कौन कौन से हैं? किसी दिन नमक, किसी दिन नमक। और जैसा मैंने आपसे वादा कर रखा है, याद तो मैं ही कराऊंगा। तो किसी दिन सब्जी में नमक क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। ज्यादा हो जाता है ना, सब्जी में बनाती हैं हमारी माएँ, बहनें, बीवियां। तो किसी दिन नमक ज्यादा हो जाता है तो लड़ाई भी हो जाती है। तो लड़ाई तो करने की कोई जरूरत नहीं है कि भैया बन गई जो बन गई, अल्लाह ताला की यही मर्जी थी। तो नमक ज्यादा, ज्यादा क्या कहते हैं? मजीद। उर्दू में क्या कहते हैं? मजीद। देखो, ये गानों की आवाज आ रही है, इससे डिस्टर्ब होने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें। ये शादी है पीछे, तो ये शादी का थोड़ा हंगामा है ना। नावल के बाद दूसरी चीज लिखेंगे हम, अफसाने। इकबाल मजीद के अफसाने। अफसाने कौन से हैं इनका? एक तो यही हो गया सुकून की नींद, सुकून की नींद, ठीक है। मजमुए, अफसानवी मजमुए देखें, सब याद करा दूंगा मैं, बस देखें आप। अफसानवी मजमुए, देखें। शहरे बद नसीब में,
शहर बदनसीब नहीं, शहर बदनसीब, ठीक है। शहर बदनसीब में दो भीगे हुए लोग, दो भीगे हुए लोग। शहर बदनसीब में दो भीगे हुए लोग कहाँ गए थे? तमाशा घर में घुस गए। तमाशा घर। उनसे क्या लिखवाया गया? एक हल्फिया बयान। उनसे क्या लिखवाया गया? एक हल्फिया बयान। और एक और है, आग के पास, आग के पास बैठी हुई औरत। अब देखो, याद तो अपन कराई देंगे, घबराने की क्या बात है। देखो, शहर बदनसीब में, शहर बदनसीब में दो भीगे हुए लोग, दो भीगे हुए लोग कहाँ पहुंचे? तमाशा घर में। पहले लिख दूं, तमाशा घर। क्या लिखवाया गया उनसे? एक हल्फिया बयान, एक हल्फिया बयान लिखवाया गया, ठीक है। ठीक है, एक हल्फिया बयान लिखाया गया। और आग के पास बैठी औरत, आग के पास बैठी, आग के पास बैठी हुई औरत, आग के पास बैठी हुई औरत। देखो, इकबाल मजीद कहते हैं, इकबाल मजीद कहते हैं कि शहर बदनसीब में, एक शहर था बदनसीब, उसमें दो भीगे हुए लोग, किसमें भीग गए? बारिश में भीग जाते हैं ना हम, जैसे ही भीग गए बेचारे। तो फिर भीगे हुए लोग, जैसे हम बरसात आती है अचानक से मार्केट में, तो कहीं ना कहीं छुपने की जगह ढूंढते हैं, ऐसे ही वो भी किस में घुस गए? भीगे हुए लोग तमाशा घर में घुस गए। तमाशा घर में घुस तो गए बेचारे के, थोड़ी देर खड़े रहे, बारिश रुक जाएगी जब चले जाएंगे अपने घर पे, लेकिन वो नहीं। उन तमाशा घर के लोगों ने इनसे एक हल्फिया बयान लिखवाया। एक क्या लिखाया? हल्फिया बयान। आईडी दो, आधार कार्ड दिखाओ, वोटर कार्ड दिखाओ और साइन करो, हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप बैठ के चल जाएंगे बेचारे, साफ लिख देंगे, थोड़ी देर खड़े हो जान दो, ठीक है। और वहीं पर एक औरत किसके पास बैठी हुई थी? आग के पास बैठी हुई औरत। क्यों? बरसात में सर्दी तो लगती है, भीग जाते हैं, तो औरत आग के पास बैठी हुई है बढ़िया मजे से, ताकि वो ये ठंड से निजात पा ले, ठीक है। आग के पास बैठी हुई औरत। हो गया यहाँ तक? ये हो गए अफसाने। किसी दिन नमक। अब आप स्क्रीनशॉट ले लें पहले। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जहां तक मैं उम्मीद करता हूँ। शहर बदनसीब में दो भीगे हुए लोग थे, दो बरसात में भीग गए थे, तमाशा घर में जा छुपे, जा खड़े हुए। उनसे क्या लिखवाया गया? एक हल्फिया बयान लिखवाया गया। और आग के पास कौन बैठी हुई थी? एक औरत, क्योंकि सर्दी लग रही थी उसे, तो वो आग के पास बैठी हुई थी। अब लिखना नेक्स्ट पेज पे और मोस्ट लगा लेना इसे, और कहीं मिलेगा नहीं है, ठीक है। ट्रिक। अब लिखो ट्रिक।
एक हल्फिया बयान, एक हल्फिया बयान, एक हल्फिया बयान, एक कत्ल की कोशिश, एक कत्ल की कोशिश, सब अकेले हैं, सब अकेले हैं, सब अकेले हैं, आग के पास बैठी औरत, आग के पास बैठी हुई औरत, बैठी हुई औरत, आग के पास बैठी हुई औरत, मीरास, पेशाब घर आगे है, पेशाब घर आगे है, पेशाब घर आगे है, दीवार पर टकी तख्तियां, दीवार पर टिकी टकी 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 या लटकी, दीवार पर टकी तख्तियां, एक सिगरेट, एक सिगरेट और लाइटर की कहानी, लाइटर की कहानी। आप देखो, एक बार में याद हो जाएगा, कहानी को ध्यान में रखना जो मैं सुना रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, पहले पानी पी लूं मैं जब तक। ठीक है, अब देखें, ट्रिक देखें। शहर का नाम क्या है? शहर बदनसीब में दो भीगे हुए लोग थे। शहर बदनसीब में क्या थे? दो भीगे हुए लोग। पहले तो वो हाईवे के पास एक दरख्त था, हाईवे के पास एक दरख्त था, उसके नीचे खड़े थे, लेकिन दरख्त में उनकी पार नहीं पड़ी, भीगने लगे तो तमाशा घर में घुस गई। किस में घुस गए? तमाशा घर में। तमाशा घर में उनसे क्या लिखवाया गया? एक हल्फिया बयान, आईडी प्रूफ दो, फलाना दो, ढिमका दो। और ये हल्फिया बयान इस बात का भी लिखाया गया कि तुम कोई कत्ल की कोशिश में तो नहीं आए हो, तुम किसी कत्ल की कोशिश में तो नहीं आए, एक कत्ल की कोशिश। अंदर घुस गए बेचारे, लिख दिया सब चीज। अंदर देखा सब अकेले अकेले बैठे हैं, सब अकेले अकेले कहीं कोने कुचड़ने में बैठे हैं। ठीक है, फिर उन्होंने आगे देखा कि आग के पास एक औरत बैठी हुई है, आग के पास बैठी हुई औरत, एक आग के पास कौन बैठी है? औरत बैठी है, जो कि मीरास बांट रही है। मीरास विरसे से बना है, मतलब किसी को, किसी हमारे जैसे बारिश होता है ना, बारिश विरसे से बना है। किसी को दिया गया माल, तक विरसे में दिया गया माल या कोई चीज, कोई माल या कोई चीज जो किसी को विरसे में दिया गया हो, या तो मरने के बाद देते हैं, वैसे तो मरने के बाद ही मिलती है विरासत, लेकिन पहले भी लिखी जा सकती है, पहले भी, ठीक है ना। तो वो आग के पास बैठी हुई औरत क्या बांट रही थी? मीरास बांट रही थी। पहुंच गए साहब दोनों, दो भीगे हुए लोग। फिर इनने पूछी टॉयलेट करना था, तो उस औरत ने कह दी पेशाब घर आगे है, पेशाब घर आगे है, आगे आगे साहब। पेशाब घर की दीवार पर टकी या जड़ी, जड़ी है ये, पेशाब घर की दीवार पर, दीवार पर जड़ी तख्ती, पेशाब घर की दीवार पे जड़ी तख्तियां। टॉयलेट वगैरह में गए होंगे आप, स्टेशन की पे, वो रेल की में, या जैसे होता है ना सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय में गए होंगे, टॉयलेट पे पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ होता है। ठीक है, ऐसे ही वहां पे जो टॉयलेट था, पेशाब घर आगे, पेशाब घर में अंदर आगे, वो दीवार पे एक जड़ी तख्ती थी, उस पे लिख रही थी एक सिगरेट और एक लाइटर की कहानी, एक सिगरेट और एक लाइटर की
कहानी। एक बार फिर समझा देता हूं, देखो वीडियो को बार बार रिपीट करना, याद आ जाएगी। अगर एक्स्ट्रा पूछा ना ट्रिक, इसमें एक्स्ट्रा माल है, ठीक है, किताब से ज्यादा एक्स्ट्रा माल, ठीक है। देखना, शहर बदनसीब में दो भीगे हुए लोग रहते हैं। जो पहले तो हाईवे पर एक दरख्त रहता है, उस हाईवे पे नीचे, हाईवे के पास एक दरख्त रहता है, उसके नीचे खड़े होते हैं। लेकिन पार नहीं पड़ती है, बारिश ज्यादा हो जाती है तो वो तमाशा घर में घुस जाते हैं। तमाशा घर में उनपे एक हल्फिया बयान लिखवाया जाता है, हर आईडी प्रूफ फलाना सब चीज ली जाती है कि तुम किसी एक कत्ल की कोशिश में तो नहीं आए। नहीं साहब, बाबूजी हम तो बहुत सीधा आदमी है, ठीक है। अब अंदर घुसते हैं तमाशा घर में, अंदर तो देखते हैं सब अकेले अकेले हैं, सब अकेले अकेले बैठे हैं, और एक औरत आग के पास बैठी हुई है और क्या बांट रही है, मीराज बांट रही है, ठीक है, मीराज दे रही है। वो उससे पूछते हैं, साहब बारिश में आ जाता है ना टॉयलेट, कि टॉयलेट करना है, तो वो कह देती पेशाब घर आगे है। पेशाब घर के वहां जाते हैं, दीवार पे जड़ी तख्ती पर एक कहानी लिखी होती है, एक सिगरेट और एक लाइटर की कहानी। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये हमारे मुसन्निफ हो गए कंप्लीट। इकबाल मस्जिद के बारे में हमने सब कुछ देख लिया। देखें पीछे बैक चलें। इकबाल मस्जिद का तारुफ देख लिया, तालीम देख ली, हालात जिंदगी देख लिए, अदबी खिदमात देख ली, और खसूसी बात कोई है नहीं तो खासा लिखें, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे हमारे पे, और यहां पर हम देखेंगे खुलासा। यहां पर हम क्या देखेंगे, खुलासा किस चीज का, खुलासा किसका, सुकून की नींद के अफसाने का। सुकून की नींद के अफसाने का क्या देखेंगे हम, खुलासा देखेंगे, ठीक है। अब मैं पहले सुना देता हूं, समझा देता हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करा दूंगा, ठीक है। अब मेरी बात को बगौर गौर से सुनिएगा, यही याद हो जाएगा सब चीज। क्वेश्चन आंसर में आप आंसर लगा देंगे अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो, ठीक है। सुने, इकबाल मस्जिद, इसमें मुसन्निफ सबसे पहले अपना तारुफ कराता है कि मेरे और मेरे आबा और अजदाद का खानदानी पेशा दास्तान गोई था, मैंने भी वही पेशा इख्तियार किया, और आज मैं जो दास्तान सुनाने जा रहा हूं वो इस सबब से सुनाने जा रहा हूं कि मेरी एक वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाए। फिर वो असल अफसाने की तरफ आते हैं, सुकून की नींद में। वो बताते हैं और खुदा का नाम लेकर वो शुरू करते हैं कि शुरू करता हूं खुदा का नाम लेकर जिसने सारी दुनिया बनाई। फिर वो जिक्र करते हैं सुकून की नींद में कि एक बार, एक वक्त में, एक टाइम पर एक मुल्क होता है, मुल्के हवा। मुल्के हवा, मुल्के हवा, मुल्के हवा, नाम थोड़ा अजीब है ना, मुल्के हवा। क्यों होता है इसका नाम मुल्के हवा, क्योंकि यहाँ के जो लोगों की जरूरत होती है ना, वो सिर्फ हवा से पूरी होती है। यहाँ के लोगों की जरूरत किससे पूरी होती है, हवा से पूरी होती है। इसीलिए इस मुल्क का नाम क्या होता है, मुल्के हवा। तो मुल्के हवा का जो बादशाह होता है, वो जब बूढ़ा हो रहा होता है तो वो अपने जवान बेटे को एक नसीहत करता है, और नसीहत क्या करता है कि बेटा तू अपने महल के सारे दरवाजे खोलना, सारे दरवाजे खोलना, बस एक वो दरवाजा मत खोलना जिस पर ताला जड़ा हुआ है। वो सुरंग का एक सुरंग होती है, उस सुरंग का दरवाजा या ताला ना खोलना जिसपे कि ताला जड़ा हुआ है, वो सुरंग का दरवाजा मत खोलना, बाकी सब खोलना। क्यों मत खोलना, वो बात आगे बताता है कि उसमें आग, पानी, हवा और मिट्टी, आग, पानी, हवा और मिट्टी, आग, पानी, हवा और मिट्टी, चारों एक साथ कैद हैं। मिट्टी सब एक साथ कैद हैं, और इस मौजज़े को समझना मुल्के हवा के लोग, बाशिंदों के लिए अकल व फहम से बाहर है इस चीज को समझना, ठीक है। कोई बात नहीं, नसीहत दे गए, बादशाह का इंतकाल हो जाता है।
बादशाह का इंतकाल हो जाता है तो वो शहजादा जो होता है शहजादा बादशाह बन जाता है। शहजादे के जुस्तजू रहती है, तजस्सुस रहता है कि उस सुरंग को खोल के देखा जाए, और वो एक दिन सुरंग को खोल देता है। ठीक है, बेकरार तो रहता ही, खोल देता है। वो देखता है कि इस मुल्क में दो तरह के लोग रह रहे हैं। कितने तरीके के? दो तरह के इंसान रहते हैं इसमें। एक वो, पहले वो जो जी रहे थे, सुरंग के अंदर की बात चल रही है, जो जी रहे थे। और एक दूसरे वो जो जीते जी मर रहे थे, मर रहे थे। एक वो जो जी रहे थे, और एक वो जो जीते जी मर रहे थे। अब ऐसा क्यों? उसने दरियाफ्त किया शहजादे ने कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसे बताया जाता है कि यहाँ पर वही लोग जिंदा रह सकते हैं जिसके पास दौलत बहुत ज्यादा है, वाफर मिकदार में, यानी बहुत ज्यादा दौलत ज्यादा हो, वाफर मिकदार में दौलत हो, वही जिंदा रह सकता है यहाँ पर। अब उसको उन लोगों पे क्या आती है? दया आती है। किसको? शहजादे को। और शहजादे है ना दुआ करता है मुल्क हवा की देवी से। किससे दुआ करता है? हवा की देवी से दुआ करता है, मन्नत करता है उससे कि इन लोगों को तू इनकी परेशानियों को दूर कर दे, इनको माला माल कर दे। इनको क्या कर दे? इनको तू माला माल कर दे, पैसा दे दे। ठीक है, माला माल कर दे साहब, इनको माला माल कर दे, पैसे वाला कर दे। ठीक है, जिससे कि ये लोग अमन और चैन और सुकून से रह सकें। देवी उसकी बात मान लेती है, मुल्क हवा की देवी उसकी बात मान लेती है। दूसरे दिन से क्या होता है कि जब लोग सोकर उठते हैं ना, सुबह सोकर उठते हैं, तो उन्हें अपने तकिए के नीचे 2 लाख रुपए मिलते हैं। 2 लाख तकिए के नीचे कितने लाख? 2 लाख रुपए मिलते हैं तकिए के नीचे। और सब लोग चौंक जाते हैं कि पैसे कहाँ से आए। और पैसे सभी के पास, बच्चा बूढ़ा जवान जो भी थे, सबके पास सुबह उठने के बाद 2 लाख रुपए डेली आ रहे हैं। तो पहले तो वो लोग ये समझते हैं कि ये लोग नकली हैं, लेकिन सरकार फिर ऐलान कराती है कि ये नोट नकली नहीं है बल्कि असली हैं। क्यों? क्योंकि जितने नोट लोगों को मिल रहे हैं उतनी ही मिकदार में सोना सरकारी खजाने में, कौन से खजाने में? सरकारी खजाने में जमा हो रहा है। तो ये सब नोट वैलिड है साहब। अब लोगों के मजा आ गए, सब पैसे वाले हो गए। अब जब सब पैसे वाले हो गए तो अमीर और गरीब का फर्क खत्म हो गया। तो अमीर और करोड़पति जो थे उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि उन्हें मजदूर, काम कौन करेगा? अब काम तो कोई करेगा ही नहीं। उन्हें मजदूर मिलना बंद हो गई। अब मजदूर तो ऐसे हो गए जैसे आंख में जो आंख में सुरमा लगाते हैं ना, ऐसे लगाने को भी कोई मजदूर नहीं मिले। 2 लाख रुपए हर इंसान डेली कमा रहा। घर में 5 मेंबर है, 5 जने सो के उठ रहे हैं, 10 लाख हो गए, कौन कमाएगा? तो देखो, जब भी ज्यादा की पैसा ज्यादा हो जाता है ना, तो इंसान को क्या बना देता है? खुद गर्ज बना देता है, खुद का गर्ज पैदा हो जाता है और वो बेकार हो जाता है, मेहनत मशक्कत बिल्कुल नहीं करता। जब किसी के पास बहुत ज्यादा दौलत आ जाती है, और कमाई हुई दौलत नहीं, फ्री में मिली हुई दौलत, पाई हुई दौलत, ठीक है, तो खुद गर्ज बना देता है। अब भाई माँ के जो थे लोग, हुकूमत के लोग, उन्होंने इस चीज के कॉन्फ्रेंस की, सेमिनार लगाए, और अपने जो बड़े बड़े अदब्बा थे, बड़े बड़े माहिरीन थे, दिमाग के माहिरीन, साइंटिस्ट और इंजीनियर, इन सबको बुलाया और सेमिनार करवाए
कि क्या एक साथ इतने लोगों का अमीर हो जाना सही है? क्या एक ही वक्त में सभी को इतना पैसा मिल जाना और अमीर हो जाना सही है क्या? तो कि नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। और इसी बीच सरकार के होश जब उड़ जाते हैं, जब वहां के किसान अपना पैसा सुबह उठते हैं 2 लाख पाते हैं, अपना पैसा दूसरे मुल्क के बैंकों में जमा करने लग जाते हैं और काश्तकारी यानी फसल करना शर्मिंदगी का काम समझते हैं। फसल को करना किसका काम समझने लग जाते हैं? शर्मिंदगी का काम समझने लग जाते हैं। फसल करना शर्मिंदगी का काम समझने लग जाते हैं। अब फसल ही नहीं होगी तो खाओगे पिएगे क्या कुछ, है? अब क्या होता है, जब कोई फसल करने वाला नहीं, कोई काम करने वाला नहीं, तो सारे कारखाने बंद, फैक्ट्रियां बंद। अब दूसरे जो मुल्कों से सामान आ रहा था, दूसरे मुल्क अपना रद्दी माल पहुंचा रहे वहां, और हालात ये हो गए कि एक माचिस की कीमत 1,000 रुपये हो गई। एक माचिस की कीमत 1,000 रुपये। एक माचिस की कीमत 1,000 रुपये हो गई। महंगाई दे दे, एक की क्या 2 की दे दे, 2,000 की दे दे। पैसे तो फ्री के आ ही रहे, 5 आदमी में जो 10 लाख रुपए आ रहे फ्री के। तो उन्होंने फैसला किया, जब सेमिनार हुए तो उन्होंने इस चीज में फैसला किया कि नहीं, ये तो गलत है, इन सभी इंसान एक साथ अमीर नहीं होने चाहिए। तो फिर उन्होंने कॉन्फ्रेंस की और बड़े बड़े अपने टेक्नोक्रेट बुलाए और जो साइंटिस्ट थे उनको बुलाया। तो बड़ी सोच और गौर फिक्र के बाद ये आया, उन्होंने पहले ये फैसला करा, ये समझा कि इंसान जब सुबह सोकर उठता है ना, सुबह सोकर उठता है, तब उसे क्या मिलते हैं? 2 लाख रुपए मिलते हैं। देवी की ये शर्त थी, जो रात को सोएगा और सुबह उठेगा उसी के तकिए के नीचे 2 लाख रुपए आएंगे। तो उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया कि कुछ लोगों को रात भर जगाया और फिर देखा तकिए के नीचे पैसे आते हैं कि नहीं। तो किसी के पास पैसे नहीं आए। तो उन्हें नुस्खा मिल गया कि इंसान को सोने नहीं देना है, शबे बेदार रखना है, मतलब रात को जगाना है, तो उनके पास पैसे नहीं आएंगे। फिर उन्होंने, वहां के साइंटिस्टों ने एक इंजेक्शन ईजाद किया शबे बेदारी का। इंजेक्शन किसका? शबे बेदारी का। रात को जगाने का। अब बन गए इंजेक्शन, और इन इंजेक्शनों को अस्पताल में ग्लूकोज के नाम से पहुंचाया। कि क्या चीज है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज, शबे बेदारी, है ना? लिखा दूंगा मैं, सब ऐसे समझे नहीं, अभी समझा रहा हूं। हिंदी में पढ़ा रहे, सबके समझ में आ रहा। क्वेश्चन आंसर उर्दू में कराऊंगा, हिंदी में भी कराऊंगा, तो डरे नहीं कि हिंदी में पढ़ा रहे हैं, ये कमी मत निकालें बार बार कि हिंदी में पढ़ा रहे हैं। बहुत स्टूडेंट को ऐसा ही चाहिए मवाद, जिनको नहीं चाहिए उनके लिए मैं उर्दू में लिखा तो रहा हूं, ये तो खुलासा समझा रहा हूं आपको, बस लिखा तोड़ रहा हूं, ठीक है? फिर सुने आगे। इसके बाद क्या होता है, ग्लूकोज के नाम से इंजेक्शन लगा देते हैं, और सरकारी आदमी जो होते हैं, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पे नसबंदी का चला था, इंदिरा गांधी के टाइम पे नसबंदी, लोगों को पकड़ पकड़ के नसबंदी की जाती थी, ऐसे ही ये लोगों को पकड़ पकड़ के लाते और इंजेक्शन लगाते, ठोसते उनके, ठीक है? अब इनके इंजेक्शन का इफेक्ट ये पड़ता है कि इंसान को महीनों तक नींद नहीं आती। अब जो इंसान सोएगा नहीं तो पैसे कैसे पाएगा? तो कुछ ही वक्त में उनको हुकूमत को इतना बड़ा एक लोगों का समूह मिल गया, लोगों का तादाद मिल गई कि जो रातों में सोती नहीं थी, और वो सोती नहीं थी तो वापिस से क्या हो गई? गरीब हो गई, नादार हो गए वो लोग, मुफलिस हो गए, ठीक है? अब हुकूमत के लोगों के पास तो नुस्खा था कि वो तो रात को सोते और 2 लाख रुपए पाते। तो मतलब वो जिसको चाहते कि हाँ आज इसे नहीं सोने देना, उसे लगा देते इंजेक्शन। तो वो हुकूमत के लोग क्या बन गए थे? फिरौन बन गए थे। फिरौन बन गए। फिरौन कहता था ना मैं खुदा हूं, तो हुकूमत के लोग भी खुदा बन गए। किसको अमीर रखना है, किसको गरीब रखना हमारे हाथ में, ठीक है साहब? चलता रहा कुछ देर। अब इस इंजेक्शन का असर यह हुआ, बाद में कुछ दिन बाद ऐसे असरात उनके खून में पैदा हो गए जिनके इंजेक्शन लगा था, कि वो किसी को काट लेना, काट खाए, जिस भी इंसान को वो काट खाए वो मर जा हाथों हाथ, बिना तड़पे वो मर जाता हाथों हाथी, वो मर जाता हाथों हाथी।
ठीक है। अब ये जो हुकूमत के लोग थे, इनको बड़ा डर कि हमें निकाट खाएं, और इन्हें बाद में मालूम चलता कि ये रात को जो जागने वाले हैं ना, ये रात में खिड़की दरवाजे इनको तोड़ ताड़ के जो सोने वाले होते हैं ना, उनके घरों में घुसते हैं और उन्हें काट खाते हैं। अब वो रात को जगने लगे कि हमें निकाट खाएं, कहीं हम सोते ही रहे और पता चले कि सुबह जिंदगी है ही नहीं, रात को तो बढ़िया सोए, सुबह तो मौत हो गई। तो फिर एंड में क्या होता है, वो बेचारे लोग, मतलब बेचारे नहीं, हुकूमत के लोग खुद अपने हाथों से वो शबे बेदारी का इंजेक्शन खुद लगाते हैं, ताकि हमारे अंदर भी वही असरात आ जाए और हम भी जगे रहें, ताकि रात में कोई मारे नहीं। और इस तरीके से ये मुल्क के लोग, इस तरीके से इनकी जिंदगी गुजर रही होती है। कई वर्षों बाद वो शहजादा का गुजर उस मुल्क से होता है, जिस मुल्क सुरंग के अंदर जो मुल्क था, उस मुल्क से होता है। वो देखता है कि वहां के लोग एक बात कह रहे थे, या खुदा हमारा सब कुछ ले ले और हमें 2 पल सुकून की नींद दे दे। जिस मुल्क का जिक्र किया गया है ना इसमें, कि सुरंग के अंदर एक, वो इसी दुनिया का जिक्र है। मुल्क हवा के बाद जिस जिंदगी दुनिया, सुरंग के अंदर जिस मुल्क का, जिस जिंदगी का, जहां का जिक्र है, वो दुनिया का है। दुनिया में 2 ही तरह के लोग होते हैं, जो जी रहे होते हैं, यानी उनके बढ़िया जिंदगी कट रही है, अमीर लोग, ठीक है। जो जीते जी मर रहे होते हैं ना, जीते जी मर रहे होते हैं, गरीब और मुफलिस लोग, ठीक है। और जब सबके पास, इसमें एक मैसेज भी है, जब सबके पास एक साथ पैसा आ जाएगा तो इंसान खुदगर्ज बन जाएगा। इंसान खुदगर्ज बन जाएगा तो ये अमीरी गरीबी चलती रहनी चाहिए, लेकिन किसी का शोषण नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इंसान जब वो शहजादा वहां से गुजर रहा होता है, तब वो देख लेता है, तो सब क्या कहते हैं कि खुदा हमारा सब कुछ ले ले और हमें क्या दे दे, 2 पल सुकून की नींद दे दे। तो इसीलिए इसका टाइटल रखा गया है सुकून की नींद। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज और, इसमें नसीहत क्या की गई है, ध्यान रखना, इसमें नसीहत की गई है कि खुदा से इंसान को हमेशा बेशुमार दौलत नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि खुदा से इंसान को मांगना चाहिए इत्मीनान और सुकून की जिंदगी। कि या खुदा पैसा भले ही कम दे दे, मुझे मोहताज ना बना किसी का, लेकिन मेरी जिंदगी में अमन, चैन, सुकून अता फरमा। और इसमें एक और चीज बताई गई है कि इंसान के पास दौलत होना अजाब नहीं है, बल्कि उसका बेशुमार दौलत होना अजाब है। बेशुमार दौलत से वो अय्याशी करता है, ठीक है। बेशुमार दौलत से वो खुदगर्ज बन जाता है। बेशुमार दौलत से वो काम धंधा, मतलब पाई हुई दौलत से, पाई हुई जो दौलत है, या बेशुमार दौलत से किसी को, जैसे कोई जुआरी है, सटोरी है ना, कोई कुछ है, कोई कुछ है, नंबर 2 के काम करके बन रहे हैं, तो उनके लिए उस पैसे का कोई मोल नहीं है, ठीक है। इस तरीके से इसमें यह बताया गया है कि बेशुमार दौलत होना अजाब नहीं है, बल्कि बेशुमार दौलत होना अजाब है। अब आप इसको एक बार देख लें, अच्छे से समझ लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराता हूं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, और मोस्ट लगा लेना इसे, अभी मोस्ट लगवा देता हूं। अफसाना सुकून की नींद, अफसाना सुकून की नींद, इकबाल मजीद के, इकबाल मजीद के किस अफसानवी मजमूए में शामिल है, शामिल है। तो इसका आंसर लिखना, आंसर लिखना शहरे बद
नसीब में, शहर बदनसीब। सुकून की नींद जो अफसाना है वो किस, सुकून की नींद जो अफसाना है वो किस में है? वो है शहर बदनसीब अफसानवी मजमूए में शामिल। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट कर लेना, आ गया ना, मजा आ जाएगा। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। सुकून की अफसाना सुकून की नींद, सुकून की नींद में मुसन्निफ ने अपना और अपने बुजुर्गों का क्या पेशा बताया? क्या पेशा बताया है? क्या पेशा बताया? क्या करते थे वो? याद है ना, क्या करते थे? दास्तान गो थे, दास्तान गो। क्या करते थे? क्या पेशा था? पेशा यानी काम क्या था? दास्तान गो, दास्तान गो। ठीक है, तीसरा लिखना, ये मोस्ट लगा लेना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, मुसन्निफ ने किस गर्ज से ये दास्तान यानी सुकून की नींद, दास्तान कोष्टक में लिख लेना, सुकून की नींद सुनाई, किस गर्ज से सुनाई? आंसर लिखना, एक वक्त की रोटी पाने के लिए, एक वक्त की रोटी मैसर हो जाए पाने के लिए। ठीक है, एक वक्त की रोटी पाने के लिए। चौथा लिखना, एक वक्त की रोटी पाने के लिए। एक वक्त की रोटी पाने के लिए, एक वक्त की रोटी पाने के। चौथा क्वेश्चन लिखना, मुसन्निफ ने कहानी किसके नाम से शुरू की? कहानी किसके नाम से शुरू की? तो लिखना, खुदा के नाम से, जिसने क्या बनाई है? सारी दुनिया बनाई है। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, मतलब खुलासे में पूरे अपन के पूरे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं अपन वो लिख लेंगे, वो लिख रहे हैं अपन, तो एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। खुदा
ठीक है, मोस्ट तो नहीं है, पहले कह रहा हूं खुदा के नाम से। आगे चलें, 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है अफसाना, मोस्ट ये क्वेश्चन, अफसाना सुकून की नींद। अफसाना, इससे पहले इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी लो। ले लिया, ठीक है, चलो। अफसाना सुकून की नींद, नींद में किस मुल्क का जिक्र किया गया है? अफसाना सुकून की नींद में किस मुल्क का जिक्र किया गया है? तो लिखना, आंसर लिखना मुल्क के हवा, मुल्क के हवा। कौन सा मुल्क है, किस मुल्क का जिक्र है, किस मुल्क का जिक्र है? तो मुल्क के हवा। अगली बात बताओ, मैं यहीं से देखो, फिर इसके बाद उसका बादशाह शहजादे से यानी अपने बेटे, जो जवान बेटा था, उससे कहता है कि बेटा, क्या नसीहत करके मरता है उसे कि बेटा तू महल के सारे दरवाजे खोलना, लेकिन जो सुरंग के को उस दरवाजे को मत खोलना, उस सुरंग के दरवाजे जिस पे ताला लगा हुआ है। शहजादे का तजस्सुस बरकरार रहता है कि उसमें आखिर ऐसा क्या है, और वो भी उस सुरंग में कौन कैद था? सुरंग में, सुरंग में क्वेश्चन नंबर 6, सुरंग में कौन कौन कैद था एक साथ? कौन कौन एक साथ कैद था? तो कौन कौन था? आग, पानी, हवा और मिट्टी। आग, अरे पंच तत्व है ना, आसमान नहीं है बस इसमें। आग, पानी, हवा और मिट्टी। आसमान नहीं है, पंच तत्वों है ना। मिट्टी, कौन कौन गए थे? आग, पानी, हवा और मिट्टी। वो पूछ भी ले कौन 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 थे, तो आसमान दे दे, ऑप्शन ऐसा बना दे, आसमान, आग, पानी, हवा, मिट्टी। मिट्टी, हवा, पानी, आसमान, आसमान की जगह पत्थर कुछ और कर दे, तो ये चारों आग, पानी, हवा और मिट्टी याद रखना, आग, पानी, हवा और मिट्टी। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट ध्यान रखना, किस मुल्क का जिक्र किया गया है? तो मुल्क के हवा का, आग, पानी, हवा और मिट्टी। फिर अगला वो क्या कहता है अपने बेटे से, बेटा उसको मत खोलना। बादशाह की मौत हो जाती है, उसका तजस्सुस बरकरार रहता है, और वो क्या करता है, फिर उसको ताला खोल देता है। वो क्या देखता है, इस मुल्क में किस तरह के लोग जी रहे थे? 2 तरह के। छठा क्वेश्चन, सुरंग के अंदर, सुरंग के अंदर किस तरह के इंसान थे?
किस तरह के इंसान जी रहे थे या किस तरह के इंसान थे? तो दो तरह के। पहले वो जो जी रहे थे, जो जी रहे थे। दूसरे वो जो जीते जी मर रहे थे। ठीक है, ये पूछ सकता है, क्वेश्चन अच्छा है कि इतने तरह के लोग थे, दो तरह के, एक जो जी रहे थे और दूसरे वो जो जीते जी मर रहे थे। ठीक है, एक वो जो जी रहे थे, पहले तो वो थे। दूसरे वो जो जीते जी मर रहे थे, यानी इसी दुनिया का हाल बयान कर रहे हैं, जीते जी मर रहे थे। ये तो पैसे वाले हो गए ऊपर वाले, तो और ये गरीब और मुफलिस नादार लोग हो गए। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखो। शहजादे ने इस मुल्क में कौन रह सकता था, या कौन जी सकता था, कौन रह सकता था? तो आंसर लिखें, जिसके पास वाफर यानी बहुत ज्यादा मिकदार में दौलत हो। इस दुनिया में कौन जी सकता था जिसके पास क्या हो? जिसके पास बहुत ज्यादा वाफर, मिकदार यानी बहुत ज्यादा मात्रा में, मिकदार यानी मात्रा में दौलत हो। ठीक है, 8 क्वेश्चन हो गए। इस मुल्क में कौन जी सकता था, तो वो छोटा सा ऑप्शन जो बनाएगा ना, जिसके पास दौलत हो, ये बनाएगा। ठीक है, जिसके पास दौलत हो। स्क्रीनशॉट लें। अगला क्वेश्चन नंबर 9। शहजादे ने शहजादे ने किसको आवाज दी और उससे मन्नत की कि इन लोगों को क्या कर दे? माला माल कर दे। तो किसको? हवा की देवी। आंसर लिखना, हवा की देवी। किससे मन्नत की, किसको आवाज लगाई? मुल्क हवा का शहजादा तो मुल्क हवा की देवी को ही बुलागा, और यहाँ की देवी को थोड़ी बुलागा कि हे चामुंडा माता आ जा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ये अच्छा क्वेश्चन है। लोग जब सुबह सोकर उठते तो उनके
तो उनके तकिए तकिए के नीचे कितने रुपए मिलते? कितने रुपए मिलते भाई? लोग जब सोकर उठते तो उन्हें अपने तकिए के नीचे कितने रुपए मिलते? 2 लाख। दो लाख कितने रुपए मिलते? 2 लाख रुपए मिलते तकिए के नीचे। सभी को मिलते? किस किस को मिलते? बच्चों को मिलते, बूढ़ों को मिलते, जो सो रहा है, सो के उठ रहा है, उसे 2 लाख रुपए मिलते। आ रहा है यहां तक समझ में? उन्होंने, उस देवी ने क्या कर दिया? सबको माला माल कर दिया। पहले लोगों ने क्या सोचा, ये नोट क्या है? नकली हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने फिर ऐलान करवाया कि जितने पैसे लोगों को मिल रहे हैं ना, उतने ही हमारे सरकारी खजाने में क्या जमा हो रहा है? सोना। सरकारी खजाने में क्या जमा हो रहा था? सोना। पैसों के बदले, पैसों के बदले सरकारी खजाने में पैसों के बदले में, यानी लोगों को तो पैसे मिल रहे हैं, सरकारी खजाने में क्या जमा हो रहा था? और यही आज का रूल है। आपको जितने नोट छपवाने हैं ना, उतना ही सोना जमा कराना पड़ेगा पहले। ठीक, तो क्या आंसर लिखें? सोना। भाई ये मत किया तो कोई क्वेश्चन सवाल नहीं लिख के या यहाँ आंसर क्वेश्चन लिख रहे हैं, है ना? ठीक है, इतना तो सब कॉमन सेंस है आजकल। ठीक है, सोना। पैसों के बदले सरकारी खजाने में क्या जमा हो रहा था? तो सोना जमा हो रहा था। अब जब उन्होंने सोना जमा हो रहा था तो क्या मुसीबत हो गई? सब लोग पैसे वाले हो गए। पैसे वाले हो गए तो सब लोग कामचोर हो गए। काम कौन करे, है ना? इतना पैसा आ रहा है तो काम तो कोई करना नहीं। तो अमीरों को क्या मिलना बंद हो गए? अमीरों को, अरबपति, अरब ऐसे है, अरबपति लोगों को, करोड़पति अरबपति लोगों को क्या मिलना बंद हो गई? क्या मिलना बंद हो गई? क्या मिलना बंद हो गई? मजदूर। मजदूर तो आंख में लगाने को भी नहीं दिख रहा। सॉरी, मजदूर। क्या? मजदूर। ठीक है, मजदूर मिलना बंद हो गए, कोई काम ही नहीं करना चाहे। और किसान अपना पैसा, किसान फसल करने में क्या महसूस करने लगे? शर्मिंदगी। क्वेश्चन नंबर 13, किसान फसल करने या उगाने, है ना, करने में क्या महसूस करने लगे? यह लिख देता हूं इसका आंसर। शर्मिंदगी। शर्मिंदगी महसूस करने लगे कि कौन होगा, ये पैसे आ रहे हैं और किसान तो ज्यादा चतुर और थे, दूसरे मुल्कों के बैंकों में क्या जमा करा रहे? पैसा। ठीक है, ठीक है, किसान फसल को उगाने में अब ना मजदूर है ना कुछ है, तो दूसरे मुल्कों का सड़ा, यहाँ तो कुछ बन ही नहीं रहा, कोई मैन्युफैक्चर हो ही नहीं रहा, है ना? मेक इन इंडिया है नहीं है, ये तो दूसरा ये कुछ। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि दूसरे मुल्कों से चीजें आने लगती है तो बहुत महंगी होंगी वो तो क्या होता है? अगला क्वेश्चन लिखें, इसका स्क्रीनशॉट लें। पानी पी लूं मैं जब तक।
ले लिया। क्वेश्चन नंबर 14, माचिस की क्या कीमत हो गई थी? माचिस की क्या कीमत हो गई थी भाई? एक माचिस बराबर, सॉरी, एक माचिस कितने की हो गई? एक माचिस कितने की हो गई? 1000 रुपए की। 1000 रुपए। एक माचिस कितने की हो गई? एक माचिस 1000 रुपए की। जब भी उन्हें महंगा नहीं लग रहा, क्यों? फेरी की आ रही दौलत। 1000 रुपए की, ठीक है। अब इस महंगाई को और देख के और वहां के हुक्मरानों ने सोचा, उन्होंने सेमिनार किए और अपने अपने इंजीनियर, मुफक्किर, साइंटिस्ट, है ना, इनको बुलाया और एक इजलास, मतलब उस पर बहस और तकरार हुआ कि ऐसे इंसान, भाई एक ही साथ इतने इंसान पैसे वाले हो जाएं तो वो क्या सही है कि गलत है? तो उन्होंने कहा गलत है। तो फिर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक तजवीज़ निकालते हैं कि कुछ लोगों को सोने नहीं देते हैं और जो कुछ लोग सोते नहीं, उनको पैसे नहीं मिलते हैं। पैसे नहीं मिलते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये हमारा तरीका है, इन्हें सोने नहीं देना है। तो वो एक उनको सोने से बचाने के लिए, सोने से, क्वेश्चन नंबर 15 लिखना, लोगों को रात को सोने से रोकने के लिए क्या किया गया? तो एक इंजेक्शन इजाद किया गया। आंसर, शबे बेदारी का इंजेक्शन तैयार किया गया, जिससे महीनों तक नींद नहीं आती इंसान को। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन। अब ये इंजेक्शन अस्पतालों में किस नाम से पहुंचाए गए? ग्लूकोज के। शबे बेदारी के इंजेक्शन अस्पताल में किस नाम से पहुंचाए गए? तो किस नाम से पहुंचाए गए, यही लिख रहा हूं सामने, है ना, यहां लिखूं, यही लिख देता हूं, चलो। ग्लूकोज किस नाम से पहुंचाए गए? ग्लूकोज के नाम से। अरे क्वेश्चन लगा रहे, हम तो ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं तुम्हारे, तुम हो गई कमी, चढ़ाते हैं ना ग्लूकोज। अब देखो, प्राइड की एक ग्रंथि याद आ गई, गुदी अवस्था में ओडिप्स और इलेक्ट्रा ग्रंथि। ओडिप्स और इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है ना। ओडिप्स ग्रंथि तो लड़कों में होती है, लड़के अपने माँ के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है उसमें। और इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में होती है, तो पिता के संबंध में, पिता की तरफ उसका झुकाव हो जाता है, उससे पिता से ज्यादा प्यार करती है। जाहिर सी बात यही है, लड़का
माँ से ज्यादा प्यार करता है और लड़की अपने बाप से ज्यादा। तो वो फ्राइड ने उनको ग्रंथि नाम दिया जो गुदी अवस्था में होती है। तो वो उसको याद करने की ट्रिक क्या है कि डिप्थ तो लड़के मारते हैं, और इलेक्ट्रा ग्रंथि, इलेक्ट्राल की जरूरत कौन की होती है, छोरी दिन भर काम करती है तो इनको ग्लूकोज की, इलेक्ट्राल ग्लूकोज के जैसा ना, तो ग्लूकोज। ठीक है, शब बेदारी के इंजेक्शन, शब सॉरी शब बेदारी के इंजेक्शन किस नाम से लगाए गए, ग्लूकोज के नाम से। अब इसे इंजेक्शन के इफेक्ट क्या हुआ, इंजेक्शन का इफेक्ट ये हुआ कि अगर वो किसी को काट लेता ना इंसान, इंजेक्शन इंजेक्शन के लोगों के खून में, लोगों के खून में जिनके लग गया है, उन लोगों के खून में क्या, इंजेक्शन को लोगों के खून में, इंजेक्शन के लोगों के खून में क्या असरात पैदा हुए, क्या असरात पैदा हुए, हुए कर लेने से, ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्या असरात पैदा हुए। आंसर, वो लोग जिस इंसान को काट लेते, काट खाते खाते वो बिना तड़पे मर जाता, मर जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18।
और लास्ट में एक बात कहूँगा, इसके पीछे के जो कुछ वो हैं अल्फाज, मैंने उन्हें लिख लेना है, उन्हें याद कर लेना। क्यों आएंगे तो नहीं, लेकिन क्यों, जिससे कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाए। तो मिलते हैं फिर कल नए अफसाने के साथ, नई क्लास के साथ। और कल हमारा टॉपिक होगा सुरेंद्र प्रकाश का बिजू का। देखिए, जब भी मैं वीडियो लेके आऊँ उससे पहले आप उसको पढ़ लें किताब में से, 11वीं 12वीं की किताबों में है ये चैप्टर, पढ़ लिया करें, फिर मेरा कंपैरिजन कर लिया करें और क्वेश्चन आंसर समझ लिया करें। मैं खुलासे के साथ पूरा समझा दूंगा और शायर की सवाने आयत पूरी लिखाता ही हूँ मैं। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। कल के लिए, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।